के केस में यूज कर सकते हो। उसमें क्या होगा, मसल स्पाज्म में जनरली क्या होता है कि मसल स्पाज्म और पेन के बीच में साइकिल होती है। तो अगर मसल क्यों हमारे, जैसे अगर नर्व रूट इम्पिंजमेंट अगर आपका हो रहा है, नर्व रूट कंप्रेस हो रही है, अगर सेंसरी हो रही है, तो उसकी वजह से भी इरिटेशन हो रही है, तो आप पेशेंट जो है उस स्पेसिफिक एरिया की मसल्स को यूज नहीं कर रहा है क्योंकि दर्द हो रहा है, यूज नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से और ज्यादा दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, और पेन हो रहा है इस वजह से यूज नहीं कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में साइकिल होती है, स्पाज्म बढ़ता है उससे दर्द बढ़ता है, और दर्द बढ़ता है तो इसलिए मूव नहीं करता उस स्पेसिफिक पार्ट को, और मूव नहीं करता तो इससे स्पाज्म और ज्यादा बढ़ता है। तो मसल स्पाज्म कैसे ट्रैक्शन से रिलीव हो सकता है, ट्रैक्शन से क्या फर्क पड़ेगा, तो इसके कुछ बेसिक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग या एविडेंस के अकॉर्डिंग कुछ बेसिक मैकेनिज्म है जिससे बोलते हैं कि मसल स्पाज्म रिलीव होता है बाय यूजिंग ट्रैक्शन। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, सबसे पहले जो फैक्टर है वो बताया है कि इलोंगेशन ऑफ दी स्ट्रक्चर्स, या फिर आप बोल सकते हो मसल फाइबर्स, स्ट्रक्चर्स या फिर मसल फाइबर्स। तो स्पाज्म में क्या होगा, स्पाज्म में जनरली मसल जो है वो टेंशन की स्टेट में होगी, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होगी। तो जब आप ट्रैक्शन अप्लाई करते हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो उससे जो भी मसल्स हैं, जो भी टिश्यूज हैं, उनका इलोंगेशन बढ़ेगा। तो पहला फैक्टर जो बताया है रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग कि क्यों स्पाज्म रिलीव होता है, वो बताया है कि इलोंगेशन ऑफ द मसल फाइबर्स, जेंटल या स्लो इलोंगेशन ऑफ द मसल फाइबर्स। तो इस वजह से पहले उन्होंने बोला है कि स्पाज्म रिलीव हो सकता है। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, दूसरा फैक्टर इज दी, एक सेकेंड, दूसरा फैक्टर हो सकता है स्टिमुलेशन ऑफ मैकेनो रिसेप्टर्स इन योर मसल, स्टिमुलेशन ऑफ मैकेनो रिसेप्टर्स। जाहिर सी बात है, एक सेकेंड, मैकेनो रिसेप्टर्स, तो जाहिर सी बात है जब ट्रैक्शन अगर कहीं पे आप फोर्स लग रही है तो वो मसल को आपकी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसमें जो भी मैकेनो रिसेप्टर्स स्पेशली होते हैं जो किसी प्रेशर या किसी स्ट्रेस में स्टिमुलेट होते हैं रिसेप्टर्स, तो उनका स्टिमुलेशन हो रहा है ऑब्वियसली ट्रैक्शन अप्लाई करने से। तो इनके स्टिमुलेशन से होगा क्या, ये जनरली यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि मैकेनो रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो उससे पेन गेट मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा, उसकी वजह से पेन रिलीफ होगा, और पेन रिलीफ होगा तो मसल स्पाज्म कम होगा। ये ऑब्वियसली ये इतना एक लाइन में हम इसे नहीं बोल सकते, इसको पढ़ने के लिए पूरी पेन गेट थ्योरी पता होनी चाहिए जो आपने पढ़ी भी होगी फर्स्ट ईयर में, और जो हम 10th में डिटेल में फिर से भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, सेकंड में स्टिमुलेशन ऑफ मैकेनो रिसेप्टर्स, उससे क्या होगा, इट विल एक्टिवेट दी पेन गेट मैकेनिज्म। इससे क्या होगा, रिलीफ ऑफ पेन, इससे क्या होगा, रिडक्शन इन मसल स्पाज्म। दूसरा फैक्टर जो बताया है, दूसरा मैकेनिज्म जो बताया है वो ये बताया, रिडक्शन ऑफ स्पाज्म। थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड जैसे आपने बोला कि ऑल्टरनेट, ऑब्वियसली ट्रैक्शन मेनली हम इंटरमिटेंट वाला यूज करते हैं, ट्रैक्शन हो रहा है वो मतलब ट्रैक्शन फेज, फिर रिलैक्सेशन फेज, फिर ट्रैक्शन फेज, रिलैक्सेशन फेज। तो इन सब चीजों से जनरली भी वहां का जो सर्कुलेशन है, जो कल आप में से कोई बोल भी रहा था कि सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, तो हर चीज में जितनी भी मोडालिटीज आप पढ़ते हो सब में ये तो लिखते ही हो, सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई इंप्रूव होगी। तो जाहिर सी बात है कि मसल में जो भी अगर कोई ऐसे वाले प्रोडक्ट्स, लैक्टिक एसिड या कोई इरिटेंट्स जो भी एक्यूमुलेटेड है, उन सबका रिमूवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि इंक्रीज इन मसल सर्कुलेशन, इंक्रीज इन ब्लड सर्कुलेशन, सॉरी। तो इससे भी एक फैक्टर हो सकता है कि स्पाज्म जो है वो रिलीव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या तीन फैक्टर्स, पहला बोला है अकॉर्डिंग टू दी रिसर्च एविडेंस या हाइपोथेसिस, फर्स्ट फैक्टर बोला है कि जो मसल फाइबर्स हैं वो इलोंगेट होंगे जब आप डिस्ट्रैक्टिव फोर्स लगाओगे, तो इस वजह से स्पाज्म रिलीव होगा। सेकंड फैक्टर बोला कि जो मसल्स में मैकेनो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे तो पेन गेट मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा, जो मैकेनिज्म हम डिटेल में पढ़ेंगे 10th में, और उसकी वजह से पेन रिलीफ हो जाएगा, तो मसल स्पाज्म जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। एंड थर्ड इज इंक्रीज इन सर्कुलेशन,
जो हमने अभी बोला कि सर्कुलेशन इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई बढ़ेगी और जो कि वहाँ पे इरिटेंट्स मेटाबोलाइट्स इकट्ठे हो रखे हैं उन सबका रिमूवल इंक्रीज होगा। तो ये सारे फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू एविडेंस रिसर्च रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिडक्शन इन मसल स्पाज्म। इफेक्ट्स हो सकते हैं और अदर इफेक्ट्स में आप यही लिख सकते हैं, अदर इफेक्ट्स में उसमें ये जो भी था इंक्रीज सर्कुलेशन सर्कुलेशन then by increase supply of nutrients, oxygen and removal of metabolites and next time में लिखते हैं metabolites and irritants। तो बाकी फैक्टर्स में आ जाएगा, बाकी इनकी वजह से तो मेनली इन चीजों के लिए आप जो फिजियोथेरेपी में जो ट्रैक्शन है, जो इलेक्ट्रोथेरेपी में जो ट्रैक्शन है वो यूज कर सकते हैं। बाकी जो अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रैक्शन है जैसे कॉन्टिन्यूअस ट्रैक्शन आपने पढ़ा, वो सारी चीजें जो है वो तो आप और भी बहुत सारे चीजों के लिए फ्रैक्चर के मोबिलाइजेशन के लिए यूज करते हो, बट जो ये वाले है मोडालिटी वाला वो इन कंडीशन के लिए आप यूज जब इसमें पहले फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रैक्शन या जो भी मोड ऑफ ट्रैक्शन वो पढ़ेंगे सर्वाइकल ट्रैक्शन। जो अभी तक था वो मतलब बेसिक जो जनरल वाला था वो वाली चीजें थी। अब स्पेसिफिक की सर्वाइकल में क्या क्या चीजें क्या क्या फैक्टर्स होंगे जो आपको लगाते हुए अप्लाई करते हुए ध्यान रखना है, और उसके बाद लंबा ट्रैक्शन करना। ओके, सर्वाइकल ट्रैक्शन सबसे पहले कि जो भी सर्वाइकल ट्रैक्शन जाहिर सी बात है जो आप सर्वाइकल रीजन पे लगा रहे हो दैट वाइट नोन एज सर्वाइकल ट्रैक्शन। ये इसमें क्या होगा कि जो फोर्स है वो सफिशिएंट होनी चाहिए जो आपके हेड के वेट को प्लस जो भी यहाँ पे आसपास जो भी सॉफ्ट टिश्यूज मसल्स हैं उनके टेंशन को अपोज करना पड़ेगा। और सर्वाइकल ट्रैक्शन में बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि किस पोजीशन में लगा रहे हो या फिर पेशेंट का बॉडी वेट कितना है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें कि स्पेसिफिक पैथोलॉजी क्या है, कौन सा एरिया इन्वॉल्व है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो एक एक करके पढ़े। तो सबसे पहले सर्वाइकल ट्रैक्शन में सर्वाइकल ट्रैक्शन में आप इंटरमिटेंट और सस्टेन्ड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जनरली इंटरमिटेंट ट्रैक्शन यूज करते हैं। सस्टेन्ड का क्या रीजन है वो अभी लोगों को लगा होगा ना कि कुछ पूछ नहीं रही है, इसलिए कम लोग आए थे ना पूछने के लिए। छोड़ो मत बताओ, मेरा क्या जाता है, मेरे को भी फिर इंटरमिटेंट और सस्टेन। इंटरमिटेंट में क्या होता है ट्रैक्शन फेज रिलैक्सेशन, ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। सस्टेन में क्या होता है कि आप उसको डिस्ट्रैक्ट करोगे और जितनी भी ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट है वो ऑन ही रहेगा ट्रैक्शन फोर्स। तो सस्टेन हम यूज नहीं करते क्योंकि वो पेशेंट के लिए भी बियर करना पॉसिबल नहीं है, और उससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा जब डिस्ट्रैक्टिव उसमें आप रखोगे तो आपकी जो डिस्क है जो हमने बोला बलून लाइक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस प्रोसेस, तो वो भी एक्स्ट्रा वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। और फिर जब आप एकदम से जो टेंशन है उसको कम करते हो तो एकदम से उसमें ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो इसलिए सस्टेन्ड वाला नहीं यूज करना चाहिए, और अगर कर रहे हो तो कम ड्यूरेशन के लिए, और ट्रैक्शन लास्ट में ग्रेजुअली रिड्यूस करोगे, एकदम से नहीं, ठीक है। वो तो वैसे भी जनरली भी इंटरमिटेंट में तो क्या होता है कि जब ट्रैक्शन का टाइम आपने अगर 10 मिनट लगाया है तो 10 मिनट बाद जब बीप होगी तो वो रिलैक्सेशन फेज पे ही होगी। तो लेकिन सस्टेन्ड अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 10 मिनट हो गए, बीप होगी, तो आपको जो टेंशन है उसको ग्रेजुअली रिड्यूस करना चाहिए, एकदम से नहीं। एकदम से करोगे तो वहाँ पे जर्क लग सकता है, ठीक है। तो मेनली इंटरमिटेंट ट्रैक्शन यूज करते हैं। कौन से वाली क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं बताओ ट्रैक्शन अप्लाई करने के लिए? मतलब मशीन और क्या? मशीन के अलावा हाँ नहीं, मतलब वो तो मशीन के पार्ट्स हैं। हाँ यस, मैनुअली तो आप इसके लिए मोडालिटी यूज कर सकते हैं, या आप इसको मैकेनिकल डिवाइस लिखो,
या फिर आप मैनुअली अप्लाई कर सकते हैं बड़ा इजीली। मैनुअली सस्टेन्ड तो नहीं अप्लाई कर सकते, बट आप इंटरमिटेंट वाला मैनुअली अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जो वेट एंड पुली सिस्टम होता है, वेट एंड पुली, कि यहाँ पे आपने हार्नेस लगाया और उधर पुली के ऊपर से जाके उधर आपने वेट, जितना भी वेट, वो तो वेट डिपेंड करेगा, अभी डिस्कस करेंगे हम कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, बट जनरली जैसे आप बोलते हो 1/7 तो बॉडी वेट को आपने उधर उस पर हैंग कर दिया उतना वेट, तो इससे कोई डिवाइस की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो आप वेट एंड पुली सिस्टम से भी सर्वाइकल ट्रैक्शन इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 चीजें हो गई, मैकेनिकल डिवाइस जो हमारी मशीन है जो हम इलेक्ट्रो में पढ़ रहे हैं, और मैनुअली जो थेरेपिस्ट अप्लाई करता है, क्लिनिशियन अप्लाई करता है, एंड थर्ड इज वेट एंड पुली सिस्टम, जिसमें ना तो आपको मशीन चाहिए और थेरेपिस्ट का फोर्स भी नहीं जा रहा है। बट ऑब्वियसली ये जो वेट एंड पुली सिस्टम वाला होगा फिर वो उतना रिलायबल नहीं होगा, और उसका मतलब जैसे मशीन में क्या होता है कि जब थेरेपिस्ट भी अप्लाई कर रहा है तो उसमें भी जो फोर्स लगा रहा है वो स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब वो हो सकता है फ्लक्चुएशन हो सकता है, बट मशीन वाली स्टैंडर्ड जितनी फिक्स कर दी उतना ही फोर्स आएगा, तो हमेशा मैकेनिकल डिवाइस प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, तो 2 इंटरमिटेंट सस्टेन दोनों लगा सकते हैं, डिवाइस इन डिवाइसेस से लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज जो आपने बोला कि हार्नेस यूज करते हैं ट्रैक्शन ऑब्वियसली सर्वाइकल एरिया में लगाने के लिए, तो कितने टाइप के हार्नेस होते हैं मैम? तो हाँ, मेनली 2 टाइप्स हो सकते हैं, मतलब वेरिएशन हो सकते हैं, बताओ इनके नाम। मैम मैंडिबुलर और ओसिपिटल। मैंडिबुलो ऑक्सीपिटल हार्नेस, पहले वाला, एंड नेक्स्ट वन है ऑक्सीपिटल हार्नेस। तो अब जो हमारे पास अवेलेबल है, जो जनरली हम देखते हैं फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में, वो तो यही वाला होता है कि यहाँ पे प्रेशर होता है और ऑक्सीपिटल एरिया पे, तो वो एक टाइप है मैंडिबुलो ऑक्सीपिटल हार्नेस। दोनों हार्नेसेस की अपनी एडवांटेजेस और अपनी डिसएडवांटेजेस हो सकती है। मैंडिबुलो ऑक्सीपिटल हार्नेस जो है उसमें सपोर्ट अच्छा होगा क्योंकि वो एंटीरियरली भी प्लेस्ड है और पोस्टीरियरली भी प्लेस्ड है, बट उसमें क्या होगा कि इसका ड्रॉबैक ये हो सकता है कि आपका जो ये यहाँ पे टीएमजे टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट होता है वहाँ पे एक्सेसिव प्रेशर जो है पड़ सकता है, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है, एंड स्पेशली अगर पेशेंट को कोई इस जॉइंट की पैथोलॉजी है तो बहुत, फिर आप उस केस में इसको यूज नहीं कर सकते, और नॉर्मल लोगों में भी टीएमजे डिस्कम्फर्ट हो सकता है जब आप इसको अप्लाई करेंगे, ये इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं। और एडवांटेज है कि दोनों साइड का सपोर्ट है, ठीक है, और ज्यादातर यही अवेलेबल होता है। सेकेंड वन ऑक्सीपिटल हार्नेस, जो पीछे सिर्फ उसके नाम से समझ में आ रहा है कि वो सिर्फ ऑक्सीपिटल वाले एरिया में प्रेजेंट है, तो इसका एडवांटेज क्या है कि इससे आपका पूरा हेड सपोर्टेड होता है, तो फिर आप उसको इजीली, हार्नेस पे ही पूरा हेड रखा होता है, आप उसको इजीली फ्लेक्स भी कर सकते हो, एक्सटेंड भी कर सकते हो, एंगल्स चेंज कर सकते हो, तो ये उसकी एडवांटेज है। ठीक है, बट वो इजीली अवेलेबल नहीं होता, और मतलब अभी तक के डिपार्टमेंट में मैंने तो नहीं देखा है, ज्यादातर ये मैंडिबुलर ऑक्सीपिटल हार्नेस जो है वही अवेलेबल होता है। ठीक है, अब और इसमें स्पेसिफिक ये होता है कि अगर किसी को टीएमजे पैथोलॉजी है जैसे हमने बोला, तो उसमें माउथ वॉज, आप मुंह के अंदर कुछ वॉज प्लेस कर सकते हैं प्रेशर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या फिर माउथ गार्ड्स आते हैं वो प्लेस कर सकते हैं, बट वो भी कितना कंफर्टेबल है वो डिपेंड करेगा पेशेंट के ऊपर। ठीक है, बट अगर पैथोलॉजी है टीएमजे की तो फिर आपको कुछ मतलब प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये हार्नेस हो सकता है। एक सेकंड, थोड़ा मतलब आगे जाएंगे तो उसमें भी कुछ याद आएगा। हाँ जी मैम, ऑक्सीपिटल हार्ट एडवांटेज बताया है, वो तो उसका डिसएडवांटेज पे हो सकता है, अगर मूव करेगा पेशेंट तो नहीं, मूव वैसे नहीं करेगा, उसमें ना यहाँ पे हार्नेस जैसे पूरा लगा हुआ है तो यहाँ पे सपोर्ट होता है, फिर आप गर्दन मूव नहीं कर सकते, बट ऑब्वियसली वो कुछ लोगों के लिए डिसएडवांटेज भी हो सकता है क्योंकि उसमें एकदम फिक्स्ड है यहाँ पे हेड, जैसे इसमें बहुत सारी एरियाज जो है ओपन है, उसमें यहाँ पे बिल्कुल फिक्स्ड है, तो उसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है। मतलब कोई एक ही चीज आप उसको एक साइड से देखोगे, एक नजरिए से, तो एडवांटेज है, और दूसरे से वो डिसएडवांटेज भी होता है, तो हर चीज के बेनिफिट्स भी होते हैं। अब आप अगर इन्हीं दोनों हार्नेसेस के बारे में पढ़ोगे तो जो कंपनी, जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे, इनके उन्होंने अपनी एडवांटेजेस दी होगी, दूसरे की डिसएडवांटेजेस दी होगी, तो हर चीज के डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस होते हैं, बट आप किसको अप्लाई करोगे, आप जो अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग, जो आप अपने डिपार्टमेंट में करोगे, जो आप फील करोगे
मैम यू आर ऑन म्यूट। सर्वाइकल ट्रैक्शन में कौन कौन से पैरामीटर्स पड़ेंगे? तो 3 चीजें थी। सबसे पहले पोजीशन, कि पेशेंट की पोजीशन क्या होगी। सेकंड वन इज एंगल ऑफ पुल, कि आपको नेक को कितने डिग्री फ्लेक्शन में रखना है या न्यूट्रल रखना है या एक्सटेंशन में रखना है। एंड थर्ड इज टेंशन, की कितना फोर्स आप यूज करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले पोजीशन। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। पोजीशन में आप सर्वाइकल ट्रैक्शन बहुत सारी पोजीशन में जो है आप अप्लाई कर सकते हो। रिक्लाइन पोजीशन में, पूरा लाइन पोजीशन में, सिटिंग में, चाहो तो स्टैंडिंग में भी। बट मेनली जो पोजीशंस यूज करी जाती है वो 2 पोजीशन होती है। कौन कौन सी? सिटिंग एंड सुपाइन। सिटिंग एंड मैम अगेन यू आर ऑन म्यूट। जो ट्रैक्शन लगाते हैं यूजुअली उसके लिए जो मशीन होती है, जो डिवाइस होती है, वो वॉल माउंटेड होती है, वॉल पे लगी होती है। और पेशेंट की चेयर या जो भी स्टूल होता है वो आपने वॉल के एडजेसेंट रखा होता है। फिर पुली, रोप, हार्नेस और पेशेंट की पोजीशन होती है सिटिंग। तो सिटिंग का बताओ मेरे को, कोई सिटिंग का बताओगे एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या हो सकता है सिटिंग पोजीशन में लगाने का? मैम सिटिंग में हमें ज़्यादा फोर्स देनी पड़ेगी। हाँ जी, मैम सिटिंग पोजीशन पे हमें ज़्यादा फोर्स देनी पड़ेगी। ज़्यादा फोर्स देनी, हाँ ये तो ज़्यादा फोर्स देनी पड़ेगी, ये तो टेक्निकल वाला है। मतलब कोई डिसएडवांटेज हो सकता है सिटिंग का? अगर आप पेशेंट हो तो अब सोच के बताओ। मतलब खुद को सोचो। अनस्टेबल पोजीशन है, थोड़ा हाँ। फटीग हो सकता है उससे। यस, मतलब वो पेशेंट के कंफर्ट के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। तो कंफर्ट लेवल ऑफ द पेशेंट, क्योंकि 10 to 15 मिनट बैठे रहना इज नॉट इजी और वो हर पेशेंट के लिए कंफर्टेबल भी नहीं है। बट सुपाइन लाइन में जो लगाओगे आप वो पेशेंट के लिए कंफर्टेबल है। ठीक है, सिटिंग का एक एडवांटेज ये हो सकता है, अगर आप बात करो थेरेपिस्ट के टर्म में, और अगर फाइनेंशियल टर्म्स में बात करो तो सिटिंग वाले में आपको कोई बेड नहीं चाहिए, प्लेन्स नहीं चाहिए। तो आप उसमें एक सस्ते वाली मशीन से भी काम चला सकते हो। तो ये उसका एडवांटेज है कि इनएक्सपेंसिव, सिर्फ मशीन ली और लगा दी। नीचे जो टेबल, चेयर और स्टूल है वो है सिर्फ। और उसका डिसएडवांटेज ये है कि पेशेंट को कंफर्टेबल फील नहीं होगा। ठीक है, और सिटिंग में जो अभी आपने बोला कि दूसरी चीज हमें ध्यान क्या रखनी है कि टेंशन जो है वो ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसको ग्रेविटी को भी काउंटरैक्ट करना है। तो यूज मोर टेंशन या मोर ट्रैक्शन फोर्स, ये 2 चीजें बस आपको ध्यान में रखनी है। फिर सेकेंड है लाइन पोजीशन। सुपाइन लाइन क्या है कि पेशेंट के लिए कंफर्टेबल होगी। कंफर्टेबल, कुछ पेशेंट आपको ऐसा भी मिल सकते हैं, ये अभी हम बात कर रहे हैं जो जनरली पॉपुलेशन में होता है ज्यादातर लोगों में। बट कुछ लोग ऐसे भी मिल सकते हैं जो आपको बोले कि नहीं मुझे लेट के नहीं लगवाना। तो आप, अगर आपके पास दोनों मशीन है तो आप चॉइस दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो पेशेंट के लिए कंफर्टेबल होगी सुपाइन लाइन वाली। और दूसरा क्या बेनिफिट हो सकता है इसका? दूसरा, इसमें कम फोर्स यूज करनी है। क्यों? क्योंकि एक तो ग्रेविटी नहीं एक्ट करी, दूसरा जो आपके स्पाइनल, जो सर्वाइकल स्पाइनल स्ट्रक्चर्स हैं, पैरा स्पाइनल स्ट्रक्चर्स, मतलब अगर जैसे मैं अभी सिटिंग पोजीशन में बैठी हूँ तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्होंने मेरे नेक को सपोर्ट किया हुआ, मेरे हेड को सपोर्ट किया हुआ, तो ये टेंशन में है। तो ये टेंशन में है तो इनको भी तो ज्यादा फोर्स यूज करनी पड़ेगी आपको इनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। बट लाइन पोजीशन में क्या होता है कि ये सब रिलैक्स होती हैं, सपोर्टेड होती हैं, रिलैक्स होती है, तो वहाँ पे आप कम फोर्स यूज करोगे तो आपका काम करेगा। तो ये दोनों ही चीजें हैं, ग्रेविटी एंड टेंशन ऑफ दी पैरास्पाइनल स्ट्रक्चर, पैरास्पाइनल सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यू कैन यूज लेस फोर्स। क्या होता है? नो टेंशन, थोड़ी बहुत टेंशन तो हमेशा रहती है वैसे मतलब इसमें, या फिर लेस टेंशन इन पैरास्पाइनल स्ट्रक्चर, सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर। Structures. Oh God. ठीक है, तो दोनों सिटिंग में सुपाइन में लगा सकते हैं। अब हमने बता दिया, सबसे पहले डिपेंड करेगा आपके पास अवेलेबिलिटी की, कौन सी मशीन अवेलेबल है, कितना अच्छा डिपार्टमेंट है, क्या क्या फैसिलिटीज हैं। दूसरा डिपेंड करेगा पेशेंट के कंफर्ट लेवल पे। अगर दोनों अवेलेबल है तो पेशेंट को चॉइस दे सकते हैं।
तीसरा जो सिटिंग में है आपको ज़्यादा फोर्स यूज करना पड़ेगा ग्रेविटी के वजह से, और स्पाइनल जो भी सर्वाइकल स्पाइनल स्ट्रक्चर्स हैं उनकी टेंशन की वजह से लाइंग में जो है कम फोर्स यूज करना। तो अब नेक्स्ट